अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा। आज की कम से कम 3 डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जिन्हें मिला के देखने की ज़रूरत है ये समझने के लिए कि पाकिस्तान की सियासत किस तरफ को जा रही है। सबसे पहले तो वो डेवलपमेंट है जहाँ बहुत घंटे पहले एबटाबाद में इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा पावर शो किया, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने। इसकी अहमियत क्या है और किस तरह से इन जलसों से धीरे धीरे पाकिस्तान की सियासत में तब्दीली आ रही है, इसे समझना है। लेकिन इसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो भी है जहाँ नसरीन जलील साहिबा को, MQM की लीडर को, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने नॉमिनेट किया है, रेकमेंड किया है टू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर गवर्नर ऑफ सिंध। एक ऐसी सूरत हाल है जिससे ना सिर्फ बहुत से सियासी हल्के तनकीद कर रहे हैं, ट्विटर पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, बल्कि खुद PMLN के अंदर एक बहुत बड़ा तबका इस सूरत हाल से खासा नाखुश और डिसप्लीज नज़र आता है। क्यों नाखुश है मैं वो आपको एक्सप्लेन करूँगा। तीसरी वो डेवलपमेंट है जहाँ ISPR ने एक प्रेस रिलीज इशू की है जिसमें वार्न किया है सियासतदानों को, मीडिया पर्सनस को, एंकर पर्सनस को, वीलॉगर्स को कि अफवाज पाकिस्तान को आप पाकिस्तान की सियासत में ड्रैग न करें, उनको इसमें घसीटें ना। बिल्कुल सही है, हम इसकी मुकम्मल तायीद करते हैं। लेकिन जिस तरह के नोटिस FIA ने एंकर पर्सनस को दिए हैं वहाँ बड़े ट्रबलिंग क्वेश्चंस पैदा होते हैं समी इब्राहिम के हवाले से, उस पर भी हमें बात करनी है। लेकिन एक एक करके डेवलपमेंट्स को देखते हैं। सबसे पहले वो डेवलपमेंट है जहाँ एबटाबाद में, जो इस्लामाबाद से सिर्फ 1.5-2 घंटे दूर खैबर पख्तूनख्वा का शहर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा पावर शो किया, जो गालिबन अगर एबटाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा नहीं था तो वन ऑफ द बिगेस्ट जलसाज होंगे एबटाबाद की तारीख की, जिसमें शुमार था। और वहाँ पर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने पॉइंटेडली शुक्रिया अदा किया लोगों का कि लोग समझते थे कि थक जाएंगे और गर्मी में लोग नहीं निकलेंगे, लेकिन इतनी गर्मी में इतनी बड़ी तादाद में मई की 8 तारीख को वहाँ नौजवान भी निकले और उनके साथ ख़ानदान, फैमिलीज़, बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर लड़कियाँ थीं, वहाँ पे ख़वातीन थीं, वहाँ पे लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए थे, जिसका इमरान खान साहब ने वहाँ भी जिक्र किया, वहाँ भी शुक्रिया अदा किया और उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट में भी उसका शुक्रिया अदा किया। ये क्राउड कितना चार्ज था, कितना एक्साइटेड था, इमरान खान साहब उससे किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे थे, कैसे रिटोरिकल क्वेश्चन थ्रो कर रहे थे नामंजूर इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के हवाले से, और ये क्राउड किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा था, उसके लिए मैं छोटा सा चंद सेकंड का टुकड़ा आपको सुनाता हूँ। हमें इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत चाहिए, इम्पोर्टेड हुकूमत किसी सूरत। आप देख सकते हैं कि क्राउड कितना चार्ज था। मुझे याद आता है कि एक दिन पहले गालिबन जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बेशाम में थैंक्स टू अमीर मुकाम एक खासा रीजनेबल बड़ा क्राउड इकट्ठा किया, तो वो क्राउड बड़ी डिफरेंट नौइयत का था। उसमें कोई ख़वातीन नहीं थी, उसमें कोई लड़कियां नहीं थी, उसमें कोई फैमिलीज़ नहीं थी, उसमें सिर्फ नौजवान लोग थे। और ऐसी फुटेज भी हमने देखी है कि वो लोग उल्टा शहबाज शरीफ साहब के या PMLN के ख़िलाफ़ नारे मार रहे थे बाज़, और जब वहाँ से शहबाज शरीफ साहब चले गए तो ऐसी फुटेज भी आई है जो मैं दिखा नहीं रहा, लेकिन मैं देख चुका हूँ फुटेज WhatsApp के ऊपर, जहाँ पर PMLN के झंडे, उन्हीं नौजवानों ने जो जलसा गाह में मौजूद थे, जिनको वो झंडे डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, उन्होंने आग लगा के PMLN के झंडे भी वहाँ पे जलाए हैं, विच रेजेस सर्टन क्वेश्चंस कि वो किस किस्म का था। लेकिन क्राउड वो भी खासा बड़ा था। लेकिन कंट्रास्ट हमारे सामने आता है इस क्राउड का जो बहुत चार्ज है, जो बहुत एक्साइटेड है, जो विलिंग है, जो बड़ा ऑर्गेनिक किस्म का क्राउड हमें नज़र आता है। अब इससे सूरत हाल में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं और इसके हवाले से कह दूँ कि इमरान खान साहब ने जहाँ बहुत सी बातें की, जहाँ उन्होंने मीडिया के हवाले से सवालात उठाए, उन्होंने ये सवाल किया कि इस वक्त क्या वजह है, ये मीडिया वाले कहाँ चले गए हैं, इनको अब वो आलू टमाटर की कीमतें, वो महंगाई इनको क्यों नज़र नहीं आ रही जो पहले इनको मेरी हुकूमत के ज़माने में नज़र आती थी। और फिर उन्होंने दोबारा वो जो एक TRT की, टर्किश रेडियो एंड टेलीविज़न की डॉक्यूमेंट्री में 5 मॉडल बताए गए थे अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी के किसी रजीम चेंज करने के लिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज़ ये है कि आपने ऑपोजिशन को फंडिंग करनी है, उसको ख़रीदना है। दूसरा इशू है कि आपने मीडिया को ख़रीदना है। तीसरा है कि आपने एक इकनॉमिक कयास जो है वो पैदा करना है। उन सब चीज़ों की तरफ उन्होंने इशारा किया, जब बार बार उन्होंने कहा कि क्या वजह है कि मीडिया को ये प्रेजेंट सूरत हाल जो है वो नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखी है कि इमरान खान साहब जो है स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। जब वो मीर जाफ़र की, उन्होंने बार बार वो बात करते हैं मीर जाफ़र, मीर सादिक की, लेकिन आज उन्होंने मीर जाफ़र की तशरीह भी की है कि मीर जाफ़र कौन था, और मीर जाफ़र जो है वो सिराजुद्दौला का कमांडर इन चीफ था, उसका सिपह सालार था 1757 की बैटल ऑफ प्लासी के अंदर। तो मुझे ऐसी पुरानी उर्दू की फिल्में याद आती हैं जिसमें घूंघट को एक हीरो जो है शादी के दिन सुहाग रात को आहिस्ता आहिस्ता उठाता है, धीरे धीरे उठाता है। तो खान साहब भी, इमरान खान साहब भी पाकिस्तान की सियासत में बहुत सी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं और एक तरह से प्रेशर बिल्डअप करते हुए हमें नज़र आते हैं। इन जलसों की
अब तक की सेंस क्या है, वो सेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने सुना होगा कि फॉर्मर वज़ीर दाखिला इंटीरियर मिनिस्टर जनाब शेख रशीद साहब ने ये कहा है कि इस वक्त जरदारी साहब के अलावा तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अब एक अर्ली इलेक्शन के ऊपर मुत्तफिक हो रही हैं। मैंने एक क्रेडिबल सोर्स से ये भी सुना है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को दिसंबर में इलेक्शन जो है वो ऑफ़र किए गए थे, लेकिन उन्होंने उसका कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया है। इसका मतलब है कि उनको इससे पहले इलेक्शन चाहिए। हम ये सुन चुके हैं कि एक दिन पहले, ये कंफर्म नहीं है लेकिन मतलब बहरहाल मैंने देखा ज़रूर है कि इसाक डार साहब ने भी इस हवाले से कोई कमेंट या स्टेटमेंट कहीं दी है कि अक्टूबर से ज़्यादा आगे इलेक्शंस नहीं जाने चाहिए। और इससे पहले कई वीडियोस के अंदर मैंने आपको ये कहा है कि PMLN के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है, एक वॉइस है जो समझती है कि इलेक्शन को बहुत ज़्यादा डिले जो है हमें नहीं करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक माहौल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शंस की तरफ बन रहा है। ये जो जलसे किए, जैसे कि शहबाज शरीफ साहब ने जलसा किया और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा एक से ज़्यादा 2 जलसे वो कर चुकी हैं गुज़श्ता एक हफ़्ते के अंदर, ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि एक सियासी माहौल जो है वो इलेक्शन की तरफ बन रहा है, क्योंकि अभी उसे एडमिट इस स्टेज पे नहीं किया जा रहा। ये और बात है कि एक इनसाइडर जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब के साथ बहुत वक्त गुजारा है और जो शहबाज शरीफ साहब के मिजाज को समझते हैं, उनका मुझे ये कहना था ऑफ द रिकॉर्ड कि शहबाज शरीफ साहब का अभी तक ये ख्याल है, वो बज़द हैं, वो ज़िद कर रहे हैं, वो समझते हैं कि मुझे अगर पुल, ब्रिज, एयरपोर्ट, डैम और इस तरह की इफ्तिताह करने का मौका मिलेगा, बस अड्डों का, मैं कोई हॉस्पिटल का इफ्तिताह कर लूँगा, मैं कहीं जाऊँगा तो मैं पॉपुलर हो जाऊँगा। मुझे वैसे बहुत शक है कि शहबाज शरीफ साहब कभी भी उस तरह के पॉपुलर नहीं हो सकेंगे, क्योंकि पॉपुलैरिटी हमेशा नवाज शरीफ साहब की रही है। PMLN के अंदर अगर डिलीवर किया होगा एडमिनिस्ट्रेटिवली, प्रैग्मेटिकली, स्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट होती है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं, उसमें ज़रूर शहबाज शरीफ साहब ने डिलीवर किया, लेकिन वोट बैंक जो है वो हमेशा नवाज शरीफ साहब का था, पॉपुलैरिटी हमेशा नवाज शरीफ साहब की थी। अभी चंद दिन पहले आपको एक स्टेटमेंट है जिस आप सब ने उस पर बड़ा, यानी रोज़ ही लोग शहबाज शरीफ साहब को बड़ा बुरा भला कहते हैं, उस हवाले से इमरान खान साहब ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। वो स्टेटमेंट है जहाँ शहबाज शरीफ ने ये भिखारी का कहा था कि जो कौम भिखारी हो, जो भिखारी हो वो अपनी कंडीशंस इम्पोज नहीं कर सकता। और उस हवाले से मेरा ख्याल है ट्विटर पे शायद ही कोई PTI सपोर्टर बचा है जिसने अभी तक शहबाज शरीफ साहब को उस हवाले से बहुत बुरा भला नहीं कहा। लेकिन आप अगर देखेंगे मेरा ट्विटर हैंडल तो आप देखेंगे कि मैं उन लोगों में शामिल नहीं हूँ। मैंने कभी भी शहबाज शरीफ साहब को उस स्टेटमेंट के ऊपर बुरा भला नहीं कहा, मैंने उनको स्टेटमेंट पे कभी भी कंडेम नहीं किया। बड़ा सोचें क्यों? उसकी वजह है कि जब मैंने उनकी वो स्टेटमेंट देखी, जब मैंने उनका वो टुकड़ा देखा जहाँ वो फरमा रहे थे, तो मुझे बहुत तरस आया शहबाज शरीफ साहब पे, क्योंकि मुझे ख्याल आया कि शहबाज शरीफ साहब ने साबित किया है कि मैं दर हकीकत एक सियासतदान नहीं हूँ। शहबाज शरीफ साहब पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो एक बिजनेसमैन हैं, वो एक टेक्नोक्रेटिक पोजीशन से उन्होंने पोजीशंस को हैंडल किया है। वो एक ऐसे वक्त में कामयाब चीफ मिनिस्टर रहे हैं पंजाब के जब उनके बड़े भाई प्राइम मिनिस्टर थे पूरे पाकिस्तान के, और पूरी फेडरल और प्रोविंशियल जो ब्यूरोक्रेसी है वो उनकी मदद करती थी चीज़ें डिलीवर करने में। दिस इज़ हाउ उन्होंने अपनी एक प्रोफाइल बनाई है। ये जो स्टेटमेंट उनकी थी ये एक इंतहाई पॉलिटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी, और जैसा कि मैंने कहा कि इसको देख के ये एहसास होता है कि शहबाज शरीफ साहब सियासतदान नहीं है, वो एक सिविल सर्वेंट किस्म के हैं, वो एक ब्यूरोक्रेट के तौर पे ऑपरेट करते हैं। और मुझे एक बचपन का वाक़या बहुत पुराना याद आ रहा है कि कहते हैं कि एक बादशाह सलामत ने एक ख्वाब देखा। उन्होंने ख्वाब देखा कि उसके सारे दांत बादशाह ने देखा कि गिर गए। तो बादशाह ने शाही नजूमी को सुबह दरबार में बुलाया और उसको उस ख्वाब की ताबीर पूछी। तो जो शाही नजूमी था उसने थोड़ा सा हिसाब किताब किया और कहने लगा कि जनाब बादशाह सलामत, इसका मतलब ये है कि आपके तमाम अजीज़ो अकारब और ख़ानदान के लोग आपकी आंखों के सामने एक एक करके मर जाएंगे। बादशाह को बहुत गुस्सा आया, बादशाह जलाल में आ गया। उसने कहा गिरफ़्तार कर लो, इसे जलाद के हवाले कर दो, इसकी खोपड़ी उड़ाओ, इसकी गर्दन उड़ाओ। और लोग उसको वहाँ से सिपाही घसीटते हुए ले गए। उसके बाद दूसरे नजूमी को, शाही नजूमी नंबर 2 को बुलाया गया। वो शाही नजूमी नंबर 2 जो था उसको भी वही ख्वाब बताया गया कि इसकी क्या ताबीर है। शाही नजूमी नंबर 2 को पता चल चुका था कि इससे पहले सीनियर नजूमी का क्या हुआ है, तो उसने बहुत एहतियात से कहा, उसने कहा हजूर का इकबाल बुलंद हो, इस ख्वाब की ताबीर ये है कि आप अपने ख़ानदान में सबसे लंबी उम्र पाएंगे। तो बादशाह बहुत हंसा, उसने कहा कि इसको बहुत इनाम भी दिया जाए, और फिर कहा कि मैं खूब जानता हूँ कि दोनों चीज़ों की तो मतलब एक ही है, लेकिन बात कहने का एक अंदाज़ और एक तमीज़ भी होती है। तो शहबाज शरीफ साहब ने जो भिखारी वाली स्टेटमेंट दी थी वो हमें भी मतलब यही पता है, सभी हम जानते हैं, हमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो इतना मासूम है जिसे ये ना पता हो कि पाकिस्तान जो है उसके फाइनेंशियल हालात किस किस्म के हैं और हमारी वेस्टर्न फाइनेंशियल आर्किटेक्चर के ऊपर
अमेरिका के ऊपर किस किस्म की डिपेंडेंस है। लेकिन ज़ाहिर है कि बात करने का एक अंदाज़ होता है, एक सलीका होता है, उसके अल्फाज का एक चुनाव होता है। और शहबाज शरीफ साहब ने उस स्टेटमेंट से ये साबित किया कि शहबाज शरीफ साहब एक एक्सपर्ट पॉलिटिशियन नहीं है, बिकॉज वो स्टेटमेंट बड़ी पॉलिटिकली इनकरेक्ट थी। अब ये इतनी लंबी तमहीद और कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई है कि ये भी इंडिकेट करती है कि जिस किस्म के चैलेंजेस और जिस किस्म का वज़न और जिस किस्म का प्रेशर और जिस किस्म की कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं वो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के चारों तरफ फैली हुई हैं, उससे शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बहुत देर तक हैंडल नहीं कर सकते। और मुझे लग रहा है कि अगले चंद दिनों या हफ्तों में शहबाज शरीफ साहब का अपना माइंड बन जाएगा कि मैं इस मुसीबत से जो है जान ही छुड़ा लूँ, तो मेरे लिए जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और मैं इसलिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यही वजह है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो इमरान खान साहब जलसे कर रहे हैं, आज भी उन्होंने कहा कि मैं तवक्को करता हूँ कि कम से कम 20 लाख लोग जो हैं, इससे पहले उन्होंने 20 लाख की भी बात की, 30 लाख की भी बात की, तो उन्होंने कहा कि 20 लाख लोग तो इस्लामाबाद पहुँचेंगे। और जब इतनी बड़ी तादाद में 20-30 लाख इस्लामाबाद लोग पहुँचेंगे तो दुनिया के सामने पाकिस्तान जो है उसकी हकीकत जो है वो विजिबल हो जाएगी। अब मेरा हमेशा से इस्तदलाल है कि नंबर्स मैटर ही नहीं करते। यहाँ पर 5 लाख लोग भी अगर इस्लामाबाद में पहुँच जाएँ, 4 लाख लोग भी इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो जाएं, तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस होगा। उसकी वजह ये है, थैंक्स टू दी मोटरवे सिस्टम, वो ये लोग इस्लामाबाद में कोई एक डायरेक्शन से नहीं आएंगे। आज ही मुझे एक स्ट्रेटिजिक थिंकर मिले जो मुझे ये बता रहे थे कि पुराने ज़माने में ये होता था कि पहले लोगों ने जमा होना था फैसलाबाद से लाहौर में, बाकी जगहों से लाहौर में जमा होना था, लाहौर से बड़े क्राउड निकलना था। यहाँ जो तदबीर और हिकमत अमली है वो ये है कि इन लोगों ने चारों डायरेक्शन से सड़कों, मोटरवेज़, हाईवेज़ के ज़रिए इन्होंने इस्लामाबाद की तरफ आना है। जस्ट इमेजिन खैबर पख्तूनख्वा, मरी, आज़ाद कश्मीर, गुजर खान, रावलपिंडी, फैसलाबाद, लाहौर, डिफरेंट डायरेक्शंस। तो ये सारे रास्ते जो हैं, जब ये लोग निकलना शुरू होंगे तो ये सारे रास्ते जो हैं ये बंद हो जाएंगे। बल्कि आप में से जो लोग इस्लामाबाद और इसके गिरदोनवा में हैं, मैं आपको ख्याल मशवरा दूँ कि पहले ही अपने लिए मुख्तलिफ जो फूड यूटिलिटीज़ हैं, वो अनाज, जो मुख्तलिफ चीज़ें जो ज़रूरत होती है 4-5 दिन के लिए, जमा कर लें। बिकॉज़ अगर ऐसा वाकई हो गया, अगर वाकई लोगों ने निकलना शुरू कर दिया इस्लामाबाद के लिए, तो यहाँ अशिया खुर्दनोश की, पेट्रोल और डिफरेंट चीज़ों की कमी भी हो जाएगी। बिकॉज एक पैरालिसिस जो है वो डेवलप कर सकता है। अब आते हैं उस सूरत हाल की तरफ जो बहुत इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, जहाँ ISPR ने एक प्रेस रिलीज़ इशू की है, जिस प्रेस रिलीज़ में उन्होंने वार्न किया है पॉलिटिशियंस को, मीडिया पर्सनस को, एंकर्स को, वीलॉगर्स को कि आप अफवाज पाकिस्तान को सियासत में ना घसीटें। इसका इमीडिएट बैकग्राउंड ये है कि एक दिन पहले एक बार फिर मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने एक बार फिर को कमांडर पेशावर जो हैं, जो कि सर्विंग आर्मी ऑफिसर हैं, इससे पहले वो DG इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस रह चुके हैं, उनको उन्होंने एक बार फिर बड़ी कड़ी तनकीद का उन्होंने निशाना बनाया। और इसके बाद ट्विटर स्पेस के ऊपर बारहा ये सवाल उठा है पॉलिटिशियंस की तरफ से, मीडिया पर्सनस की तरफ से, बहुत से लोगों की तरफ से, समाजी कारकुनों की तरफ से एक ओवरऑल एक आवाज़ की सदा सुनाई दी है कि ये क्या वजह है कि एक पर्टिकुलर, यानी वैसे तो हम देख रहे हैं कि FIRs रजिस्टर हो रही हैं, नोटिस इशू हो रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है कि आपने ये बात गलत की है, आपको ये नहीं कहना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, ये कमेंट गलत है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक इतना सीनियर सर्विंग आर्मी ऑफिसर जो है, जो को कमांडर है, जो इससे पहले बहुत ही सेंसिटिव पोजीशन पे रह चुका हुआ है, सर्विंग ऑफिसर है, उस सर्विंग ऑफिसर के ऊपर सियासतदान भी हमले कर रहे हैं, मीडिया के लोग भी हमले कर रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि उनको चंद दिनों में हटाया जाने लगा है। इससे पहले किसी ने ट्विटर के ऊपर उनके बारे में बड़ी अजीब अजीब चीज़ें जो हैं लिखी, और ये चीज़ खासी देर से हो रही है। तो यहाँ पर एक जो सवाल उठ गया है, वो सवाल ये उठ गया है कि जो रिस्पेक्ट है, जो प्रेस्टीज है, जो ऑनर है, वो तमाम जनरल्स का, तमाम सीनियर अफसरान का बराबर होना चाहिए। अगर हम एक किस्म के अफसरान की ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लग जाएं और दूसरे किस्म के अफसर की कम रिस्पेक्ट करने लग जाएं, तो फिर इसका मतलब है कि अफवाज पाकिस्तान जो हैं वो पंजाब पुलिस बन रहे हैं। इसका मतलब है कि अफवाज पाकिस्तान जो हैं वो सियासत का शिकार हो गए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज उभरा है, जिसके बाद ISPR की प्रेस रिलीज़ आई है। हम इस प्रेस रिलीज़ की हम इसे खैर मकदम करते हैं, लेकिन इसके साथ ही ये समझना भी ज़रूरी है, अब समी इब्राहिमी का जब हम वाक़या ले लेते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो लोग जो गुज़िश्ता 15-20 बरस से अपने इंस्टीट्यूशंस के साथ खड़े रहे, उनके वक़ार को पूरी दुनिया में
डिफेंड करते रहे, उनकी इज्जत की खातर कट मरे, लोगों से लड़ाई झगड़े करते रहे, अपने ताल्लुकात उन्होंने पूरी दुनिया से ख़राब कर लिए अपने इंस्टीट्यूशंस को डिफेंड करने के लिए। क्या हो गया है कि उनका सॉफ्टवेयर चेंज हो गया है, क्या हो गया है कि उनका माइंड बदल गया है, उनके ख़यालात बदल गए हैं, उन्होंने अजीब व गरीब किस्म के सवालात जो हैं वो उठाने शुरू कर दिए। ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसे इग्नोर कर देना इंतहाई अनवाइज़ होगा, गैर दानिशमंदाना होगा। अभी अब समी इब्राहिमी की एग्जांपल ले ले। मेरी समी इब्राहिम साहब से पहली मुलाकात वाशिंगटन में पता नहीं कब हुई, पता नहीं 2008 में हुई या 9 में या 10 में उनसे पहली दफ़ा मुलाकात हुई। और वो उस वक्त जियो टेलीविज़न के कई बरस से वो कॉरेस्पॉन्डेंट थे वाशिंगटन के अंदर। और वाशिंगटन के अंदर जब कॉरेस्पॉन्डेंट थे तो उनके स्टेट डिपार्टमेंट के साथ, अमेरिकन मीडिया के साथ, अमेरिकन थिंक टैंक्स के साथ, अमेरिकन पॉलिटिशियंस के साथ बहुत उनके अच्छे ताल्लुकात थे। बिकॉज वो जियो का कैमरा लेके हर एक के पास पहुंचते थे, उसके इंटरव्यू करते थे, वो वाशिंगटन की पॉलिटिक्स के एक इंसाइडर थे। ये एक्सेस होने के बावजूद अक्सर लोग, अगर उनको वाशिंगटन में इस किस्म की एक्सेस हो तो उनकी कोशिश ये होती है कि वहाँ अपने आप को फिट कर लें, वहाँ से निकलें ही ना, वहाँ अपना रास्ता बना लें। और वहाँ फिट होने के लिए, वहाँ अपने आप को मुस्तहकम बुनियादों पे इस्टेब्लिश करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है किसी मीडिया पर्सन के लिए? सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है। आपको पाकिस्तान के की इंस्टीट्यूशंस को गाली निकालनी है। आपको ये कहना है कि पाकिस्तान के की इंस्टीट्यूशंस ही पूरे साउथ एशिया में, पूरी दुनिया में, पूरी यूरोप के अंदर दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, रीजन को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, ये तो पैरासाइट हैं, ये तो ये हैं, इन्होंने तो ये तबाही मचाई, इन्होंने तो वो तबाही मचाई। समी इब्राहिम ने वो नहीं किया। समी इब्राहिम जो हैं वो पिछले 15-20 बरस से अपने इदारों और अपने इंस्टीट्यूशंस के साथ खड़े हैं। फिर ऐसा क्या हो गया है कि समी इब्राहिम को आज FIA के नोटिस मिल रहे हैं, स्टेटमेंट्स के ऊपर सवाल रेज करने के ऊपर? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लम्हा फ़िक्रिया है, इसे हमें समझना चाहिए। और जितने भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में हमारे इदारों के अंदर बड़े समझदार लोग हैं, वो यकीनी तौर पर इस चीज़ के ऊपर गौर करेंगे कि क्या वजह है कि समी इब्राहिम जैसा बंदा जो है उसने इस किस्म की बातें करनी शुरू कर दी हैं, शायद रिस्पॉन्सिबल बातें करनी शुरू कर दी हैं। क्यों करनी शुरू कर दी हैं? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं को मसला पैदा हो गया है? उस मसले को भी हमें अब एड्रेस करने की और उस मसले को हमें ठीक करने की ज़रूरत है। अब जो FIA के नोटिस, इसी को देख लें। FIA से जो नोटिस इशू करवाए समी इब्राहिम साहब, पहली तो बात है कि नोटिस इशू कर दिए हैं एक ऐसे ऑर्डिनेंस के तहत, एक ऐसे कानून के सेक्शन 20 के तहत जिसे इस्लामाबाद की हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सस्पेंड कर चुके हैं। FIA नोटिस उसके तहत इशू करता चला जा रहा है। तो FIA का जो एक डिस्कनेक्ट है रियलिटी के साथ, वो भी बड़ा अजीब व गरीब किस्म का डिस्कनेक्ट, बड़ी परेशानी होती है इस हवाले से। और साथ में ये भी जहन में आता है कि शायद फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो पाकिस्तान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इदारा है और इदारा होना चाहिए उसको, इसकी वही पोजीशन है हमारे लीगल आर्किटेक्चर में जो हिंदुस्तान के अंदर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI की है, जो बहुत ही रिस्पेक्टेड इंडियन इंस्टीट्यूशन है। क्या वजह है कि FIA को इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है कि हर एक इकदाम के बाद FIA की मॉरल अथॉरिटी में और प्रेस्टीज में कमी हो रही है? अभी देख लें अखबार में जो खबर लगी है डॉन की स्टोरी, अब देख लें, बहुत डिटेल स्टोरी है, बहुत अच्छी लिखी हुई स्टोरी है डॉन की। उसमें लिखा हुआ है कि FIA ये कह रही है कि अगर समी इब्राहिम वापस नहीं आएंगे तो फिर इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस इशू किए जाएंगे उनको लाने के लिए। भाई आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? एक जर्नलिस्ट जो है उसकी स्टेटमेंट्स के ऊपर कौन सी इंटरपोल ने कभी पूरी दुनिया में कभी कोई ऐसा इंस्टेंस हुआ है जहां किसी की स्टेटमेंट्स देने के ऊपर, एक वीडियो बनाने के ऊपर जो स्टेटमेंट्स हैं, वो सर किसी ने क्या कोई स्टेट सीक्रेट वहां पे निकाल दिया? और स्टेट सीक्रेट के ऊपर भी शायद इंटरपोल जो है वो कभी किसी को डिपोर्ट ना करे, किसी को अरेस्ट ना करे। ये मुमकिन ही नहीं है, अच्छी तरह से पता है। और मेरा बहुत ही कम, ये तो कोई मर्डर किसी ने किया हो, किसी ने बड़ी सीरियस मनी लॉन्ड्रिंग की हो, बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्कैम किया हो, किसी ने कोई रेप और असॉल्ट का केस किया हो, तो शायद उसमें वहाँ पर भी इंटरपोल को मूव होते होते महीने लग जाते हैं। मेरा पॉइंट ये है, क्यों ऐसी चाइल्डिश बातें प्रेस रिलीजेस के अंदर, स्टेटमेंट्स के अंदर सरकार की तरफ से लिखी जाती हैं, जिससे सरकार के इदारों की जो कदर मंज़िलत है, उनकी जो अहमियत है, उनकी जो सीरियसनेस है, उसमें कमी आती है। किसी बच्चे को भी पता होना चाहिए कि रेड नोटिस जो हैं, एक जर्नलिस्ट को स्टेटमेंट्स के ऊपर पाकिस्तान में जो केस बनाया है, जो पहले ही कानून सस्पेंड है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उस पर रेड नोटिस पे इंटरपोल कभी भी कुछ नहीं करेगी, ये हकीकत है। सो ये एक पॉइंट है कि इन सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। अब इस चीज़ के ऊपर आ जाते हैं कि नसरीन जलील साहिबा को रेकमेंड कर दिया है, नॉमिनेट कर दिया है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने गवर्नर सिंध के लिए।
ये एक ऐसी सूरत हाल है जिस पर ट्विटर तो बहुत ही तनकीद हो रही है, बिकॉज नसरीन जलील साहिबा ने 2015 में एक ख़त लिखा इंडियन हाई कमिश्नर को, जिस पे कराची की सूरत हाल पे तवज्जो दिलाई और एक तरह से हिंदुस्तान के हाई कमिश्नर की, हिंदुस्तान की हुकूमत की उसमें मदद मांगी गई। वो आप स्क्रीन पे उसे देख सकते हैं। अब इस पर तनकीद तो खैर हो ही रही है, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि PMLN के अंदर भी बहुत से ऐसे तबका फ़िक्र हैं जो इस सूरत हाल के ऊपर बहुत नाखुश हैं। वो क्यों नाखुश हैं? वो इसलिए नाखुश हैं कि वो ये समझते हैं कि सितंबर 2013 में जो ऑपरेशन शुरू हुआ कराची को क्लीन अप करने का और कराची को डिटॉक्सिफाई करने का, दहशतगर्दी से कराची को पाक करने का, वो खालिस्तन एक PMLN का इनिशिएटिव था। जून 2013 में नवाज शरीफ की हुकूमत आई, थर्ड टाइम एज प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने आके ये इनिशिएटिव लिया। और मुझे याद है हम सबको साथ लेकर गए थे कराची, और वो वहाँ पर उन्होंने सारा दिन वहाँ पे वो गवर्नर हाउस के अंदर उन्होंने कराची के बिजनेसमैन से, ताजरों से, लोगों से मुलाकात की, राउंड आफ्टर राउंड। ये सुबह को इन्होंने मेरा ख्याल है 10 बजे, 9:30, 10 बजे शुरू किए, जो शाम तक जारी रहे। और उन्होंने लोगों से कमिट किया कि मैं कराची की इस सूरत हाल को बदलूंगा, बिकॉज हम कन्विंस्ड हैं कि कराची की जो इकनॉमिक सिचुएशन है वो उसी वक्त बदल सकती है जब कराची को इस दहशतगर्दी से, इस खौफ की फ़ज़ा से निजात दिलाई जाएगी, जो 2008-9 से शुरू हुई और 2013 तक मसलसल थी, जिसमें लाशें 2-2, 3-3 तक पड़ी रहती थी। शहर 10 मिनट के नोटिस पे 3 दिन के लिए बंद हो जाता था, ट्रैफिक जाम हो जाती थी, पोर्ट बंद हो जाता था, ट्रेड रुक जाता था, कराची के अंदर एंट्री एग्ज़िट जो है वो बंद हो जाता था। कराची की सूरत हाल को ठीक करने का सेहरा वेल डिज़र्वेडली नून लेती है। ये PMLN को इसका क्रेडिट मिलता है। और PMLN का जो आर्गूमेंट है वो ये भी है कि ठीक है, लोग कहते हैं इसमें रेंजर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन पाकिस्तान रेंजर्स तो पिछले 20-25 साल से कराची में ही थी। वो पाकिस्तान रेंजर्स 2009 और 2013 के दरमियान, जब कराची की सूरत हाल बहुत ख़राब हुई, उस वक्त भी पाकिस्तान रेंजर्स उधर थी। और पाकिस्तान रेंजर्स इसलिए फ़ाल, फंक्शनल, इफेक्टिव और एफिशिएंट नहीं हो सकी कि उसे वो लेजिटिमेट, क्रेडिबल पॉलिटिकल कवर ही नहीं मिल रहा था, बिकॉज तीनों जो कराची की स्टेक होल्डर्स पार्टीज़ थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और जो ANP थी, ये तीनों फेडरल गवर्नमेंट में भी थे और ये कराची के अंदर भी थे, और कराची में तीनों के गैंग्स थे जो किलिंग करते थे, जिसकी वजह से सारी डिसरप्शन थी। और PMLN ने, नवाज शरीफ ने आके इन प्रिंसिपल ये फैसला किया कि MQM को फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनाना, और उसके बाद MQM को मौका नहीं दिया चौधरी निसार ने कि MQM उस पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस को, जो एक ऑपरेशन क्लीन अप था, उसको रोक सके। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी नवाज शरीफ की, उस गवर्नमेंट की, बिटवीन 2013 एंड 18। और यही वजह है कि PMLN की जो लीडरशिप को अब याद है कि नसरीन जलील साहिबा ने इसी ऑपरेशन को क्रिटिसाइज़ करते हुए इंडियन हाई कमीशन को ख़त लिखा था। इसलिए खुद नून के अंदर लोग जो हैं इस सूरत हाल से बहुत ज़्यादा नाखुश नज़र आते हैं। इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत यह है कि आप ये देख रहे हैं कि जो सिस्टम खड़ा हुआ है यहाँ पर 10 जमातों का, इसके अंदर क्रैक्स अपीयर कर रहे हैं, इसके अंदर डिसएग्रीमेंट्स अपीयर कर रहे हैं। और शेख रशीद की वो बात कि आसिफ अली जरदारी के अलावा सब जमातें तकरीबन मुत्तफ़िक हो चुकी हैं अर्ली इलेक्शन के ऊपर, इसमें बड़ी सदाकत है। और जैसे जैसे ये जलसे और लॉन्ग मार्च का प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, आप देखेंगे, मुझे लगता है, ये मेरी प्रेडिक्शन है, ये मेरा एनालिसिस है, कि 20 मई से पहले आप एक पॉलिटिकल क्रैकडाउन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस।